आज ना हम लोग बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्विकली उसकी तरफ चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओगे कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि बायोलॉजी क्या होती है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बायोलॉजी वो होती है जो हमें समझ नहीं आती। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बायोलॉजी वो होती है जो हमें याद नहीं होता। कुछ बोलेंगे कि मैम बायोलॉजी वो होती है जिससे हमें डर लगता है। जब मैं भी नीट यूजी की तैयारी कर रही थी ना, तो मुझे भी बायोलॉजी का डेफिनेशन ये लगता था कि बायोलॉजी वो होती है जिससे मुझे बहुत डर लगता है, जो मुझे याद ही नहीं होती। लेकिन बच्चों, मैं ना आज आप लोगों का डेफिनेशन चेंज करने आई हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने आई हूँ कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी ना एक स्टोरी ये वो स्टोरी नहीं कि हम बने तुम बने एक दूसरे वाली स्टोरी नहीं है। तो किसकी है ये स्टोरी? है हम कैसे बने और तुम कैसे बने। इनफैक्ट दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे बने एक दूसरे के लिए, बायोलॉजी उसकी स्टोरी है। और जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें कुछ कुछ होता है, सांसें बढ़ती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, धक धक करता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम करता है। तो मतलब ये सारे जो लिविंग प्रोसेसेस हो रही है हमारे बॉडी में, बायोलॉजी उसकी कहानी है। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेस विच इज ऑकरिंग इन दिस अर्थ। आई होप आज से आप लोगों का बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया होगा। अब हम लोग क्विकली ओवरव्यू लेते हैं कि बच्चों मैं अपनी जो सीरीज लाई हूँ उसमें क्या करने वाली हूँ। मैं ना आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाने वाली हूँ ना। एनसीईआरटी तो लाइन टू लाइन हम भी पढ़ सकते हैं। मैं ना आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आने वाली हूँ। मैम एनसीईआरटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमने तो यही सुना है, तो क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख कर आऊँगे। तो बच्चों मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ कि जब आप लोग पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो। स्टार्टिंग में आप लोग क्या करोगे, चापे पढ़ोगे। फर्स्ट बार आपने चापे पढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझ आया। सेकेंड बार वापस से पढ़ा, तब थोड़ा और समझ आया। उस टाइम आप लोगों को पता चला कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर तीसरी बार आप लोग कोशिश करोगे उसके नोट्स बनाने की, अब नोट्स बना लिया। चौथी बार उसको याद करोगे, उस नोट्स को याद कर लिया। फिर पांचवी बार उस नोट से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे पता चला कि आपके नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ स्टेप में ये हुआ, अब आपने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, अब आप उसको अपने नोट्स में टिक करोगे। ठीक है, और फिर सातवीं बार आप उसको वापस से याद करोगे। तो ये जो 5 से 7 प्रोसेस लगता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, मैं उसका वन स्टॉप सोल्यूशन लाई हूँ। बेटा जी आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा कि मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बताऊंगी, और लाइन उस एक पैराग्राफ में जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको लाइन टू लाइन टिक कराऊंगी। ठीक है, और साथ ही साथ उसी पैराग्राफ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो साथ ही साथ टिक करा दूंगी। तो मतलब आपका जो 7 प्रोसेस है वो एक में कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, याद करना है। उसके नेक्स्ट टाइम क्या करना है, याद करना है। मतलब आप जो 7 बार करके फिर याद करना स्टार्ट कर देते, अब वो आप एक बार करके आप उसको 7 बार याद कर सकते हो। तो ये कितना ईजी हो जाएगा। आई होप इट वर्क्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। हम लोग लाइन वाइज चलेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे। चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर जो चैप्टर 12 की बायोलॉजी है उसके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। स्टोरी की तरह देखना है तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला जो चैप्टर में है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये वर्ल्ड है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसमें ये लिविंग का मतलब है क्या, व्हाट इज लिविंग। और उसके बाद हमें जब लिविंग का मतलब पता चल जाएगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामकरण कैसे हुआ, किन्होंने किया और कैसे किया, फिर वो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 आएगा द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोगों ने नामकरण कर दिया, अब हम लोगों को उनको क्लासिफाई करने की जरूरत है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो फिर वो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा जो 5 क्लासिफिकेशन किया उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल। क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में भी अगर बच्चों अपने आसपास देखें तो मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आते हैं वो हम नजर आते हैं, प्लांट्स नजर आते हैं, एनिमल्स नजर आते हैं, हमें माइक्रोब्स और बैक्टीरिया नजर तो नहीं आता। इसलिए इनको इंपॉर्टेंस देते हुए इनको एक अलग अलग चैप्टर में हम लोग डाल देंगे। क्विकली हम लोग टिक करेंगे कि जो चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड है उससे 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। ठीक है, जो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उससे 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। प्लांट किंगडम से 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए और एनिमल किंगडम से 5 या उससे भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। ये आप लोग साथ ही साथ मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है अर्नस्ट वेन। ये एक बायोलॉजिस्ट है, इन्हें ना डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। जो डार्विन बोला जाता है उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। मेरे लिए चार्ल्स डार्विन वो थे जिन्होंने ना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बताया था। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, तो डायनासोर बने, डायनासोर से भी मंकीज बने, हम लोग बने। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ इस टाइम पे क्या हुआ, हमारे जेनेटिक्स हमारे जीन्स में चेंजेस आए, उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। तो वो पढ़ा था डार्विन साहब ने, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में डार्विन साहब ने पढ़ा था। फिर उसको आगे कंटिन्यू किसने किया, तो अर्नस्ट वेन ने किया।
अर्नस्ट साहब ने किया, और उन्होंने 20th सेंचुरी में किया, इसलिए इन्हें बोल दिया गया डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। उसके बाद इन्होंने ही डेफिनेशन दी बायोलॉजिकल स्पीसीज की, और इनको ना 3 प्राइजेस दिए गए, बायोलॉजी के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइजेस दिए गए, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इनके सर में ना ट्रिपल क्राउन है बायोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद ये 100 साल जिए और ये वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पैराग्राफ में, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं आप लोग को टिक कराऊंगी आप लोग एक बार रीड कर लेना, जब मैं पढ़ा दूंगी उसके बाद, लेकिन साथ ही साथ आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो टिक करते जाओ। जैसे Ernst Mayr is known as the Darwin of 20th century. He is one of the 100 greatest scientists of all time. He accepted the definition of biological species. इससे previous year question आता है, ये आप लोग मार्क करेंगे। And he has won 3 prizes, regarded as the triple crown of biology, and he died at the age of 100 in the year 2004. अब बायोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग हर डायग्राम पता होना चाहिए, हर पिक्चर पता होना चाहिए। तो अब अर्न्स्ट मेयर साहब का भी आपको पिक्चर याद होना चाहिए। तो ये आपको कैसे दिख रहे हैं, 100 साल जिए थे, बूढ़े बूढ़े दिख रहे हैं, इनका सफ़ेद बाल है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जहाँ जाए, चाहे डीप ओशंस में जाए, चाहे हॉट स्प्रिंग्स में जाए, हर जगह, चाहे माउंटेन्स में जाए, हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि लिविंग होता क्या है। एक टेक्निकल क्वेश्चन होता है कि लिविंग होता क्या है, और नॉन लिविंग से इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एक हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल क्वेश्चन भी आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आखिर पर्पस क्या है इस दुनिया में। तो बेटा जी अभी हम लोग साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल क्वेश्चन का आंसर करने नहीं है, अभी तो हमें बस अपना क्या, हमारा क्या एम है दुनिया में, यही जानना है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं जानना, हमें बस इतना याद रखना है कि हमें पढ़ना है और नीट क्रैक करना है, ठीक है। लेकिन हमें ये जरूर जानने की जरूरत है कि लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे बोलेंगे कि मैं छोटे में 5 साल का था, अभी मैं 15 साल का हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब ग्रोथ एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, सही बात है, ग्रोथ एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ बोलेंगे कि मैम रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये भी बात सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम जब ठंडी हुई तो मैंने स्वेटर पहन लिया, मतलब मुझे पता चल गया इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आई हैव द एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होगा, सही बात है। कुछ बोलेंगे कि मैम उसने मुझे छुट्टी काटी, मैंने भी उसको छुट्टी काटी, आई हैव द एबिलिटी टू माउंट रिस्पॉन्स, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कुछ बोलेंगे, राहुल बोलेगा कि मुझे सिमरन को देख के कुछ हुआ, अब क्या हुआ, तो केमिकल रिएक्शंस हुए, तो मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो बहुत डिसिप्लिन होंगे, सुबह उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, योगा करेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है। उसके अलावा इंट्रैक्शन, एनिमल्स के साथ इंट्रैक्टिव वे में रहना, एक दूसरे के साथ कैसे इंट्रैक्टिव वे में रहना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। लेकिन क्या ये जो आप लोगों ने बताया सब डिफाइनिंग क्राइटेरिया है क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सही है? तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ये नहीं है। कैसे? अब तुम ग्रोथ का एग्जाम्पल ले लो बच्चों, ग्रोथ से तुमको पता चलेगा कि हम लोग, मान लो एक बच्चे ने बोला कि 5 साल से 16 साल के लिए हो गए, तो हम लोगों ने ग्रो किया, इस ग्रोथ के टाइम पे हमारे साथ क्या होगा, हमारा मास बढ़ा, देखो हमारा मास बढ़ा, और साथ ही साथ हमारा नंबर भी बढ़ा, सेल्स का नंबर बढ़ा, तो हम लोग बढ़े हुए, ठीक है। अब अगर तुम देखो जितने भी मल्टी सेलुलर, इस पेज, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं इस पेज का लाइन स्टिक करा देती हूँ आप लोग को। व्हाट इज लिविंग में ये जो मैंने बताया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटैक्ट, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बट इनमें से भी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रोथ का मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर को बोलते हैं। अब ठीक है, इंक्रीज इन नंबर को बोला, इंक्रीज इन नंबर कैसे सही माना जा रहा है? तो बच्चों हम लोग को पता है कि चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सब ग्रो करते हैं, ये बात तो सच है कि सब ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन, सब में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, चाहे यूनिसेल्युलर हो जाए चाहे मल्टी सेल्युलर हो जाए। लेकिन इंक्रीज इन मास, मतलब कि माउंटेन्स के ऊपर जब बर्फ जमा होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है, उसका भी मास इंक्रीज होता है। क्या जो सैंड ड्यून्स होती है, जब सैंड इकट्ठा होते जाते हैं तो उसका मास इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि माउंटेन्स एंड सैंड मोल्स भी तो ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? नहीं। तो इसी पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सारे बच्चे मार्क करेंगे कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो मैंने आप लोग को बताया पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सब ग्रो कर रहे हैं बाय सेल डिवीजन, ठीक है। लेकिन माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स का भी मास बढ़ रहा है जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मास बढ़ रहा है। तो ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में नहीं ले सकते, बस आप लोग को तो ये लाइन याद रखनी है।
अब हम लोग सेकेंड, हम लोग एक बच्चे ने बोला रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब सबको पता है कि अपने जैसा प्रोजेनी जो बना रहा है उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ लोग स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग बर्डिंग करते हैं, कुछ लोग फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। लेकिन मैम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? तुम लोग, अब यहाँ पे बात आती है, अब तुम लोग भी यूजी क्लियर करोगे, फिर पीजी निकालोगे, फिर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी के डॉक्टर बनोगे, उसके बाद फिर जब ओपीडी में बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चे नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो इनफर्टाइल है। ठीक है, तो वो तो रिप्रोड्यूस, उनके मम्मी पापा ने तो उनको बना दिया, बट क्या वो बना पा रहे आगे? नहीं, मतलब वो क्या रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहे। इसका यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल डिवीजन से ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, उनके पास क्या होता है? एक ही सेल होता है। अब वो ग्रो भी उसी को डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, उनको रिप्रोड्यूस भी करना होगा तो वो यही उनका रिप्रोडक्शन का भी क्राइटेरिया हो जाएगा। तो क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम नहीं हुआ? सेम हो गया। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो उनमें सेम हो गया, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग है। तो क्या ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग क्राइटेरिया हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? नहीं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो इस हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि ग्रोथ भी डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है और रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे ये लाइन टिक कर लेंगे कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दो बच्चों का तो आंसर गलत हो गया कि ग्रोथ जिसने बोला उनका भी गलत हो गया, रिप्रोडक्शन भी गलत हो गया। अब एक बच्चा था जिन्होंने बोला कि सिमरन को राहुल को देख करके कुछ हुआ, तो वो कुछ क्या था? वो केमिकल रिएक्शन था। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन पेन के अंदर हो सकता है, चेयर के अंदर हो सकता है, कोई भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं। ये तो एक्सक्लूसिव फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। प्लांट्स के अंदर ही रेस्पिरेशन ये सब की कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर ही रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये सब की कैपेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो तो केमिकल रिएक्शन ही है ना। तो इससे ये पता चला कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर आ गया किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये देख लो बच्चों, तो मेटाबॉलिज्म देयरफॉर इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग यहाँ पे टिक भी कर सकते हो, इज द डिफाइनिंग फीचर। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन टिक की है कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर। अब हम लोग सबको पता है कि जो सेल होती है वो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल है और लाइफ है। मतलब जो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो यही वाले लाइन यहाँ पे हम लोग को टिक करना है कि सेल ऑफ द बॉडी इज आल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। इसको भी मार्क करेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस, मैम मुझे ठंडी लगी, मैंने जैकेट पहन लिया, आई हैव द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। सेम विद द प्लांट्स, उसको सनलाइट मिली, वो खिल गया, सनलाइट गई, वो मुरझा गया। ठीक है, तो दे हैव द एबिलिटी एंड दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू माउंट द रिस्पांस। चुट्टी काटी मैंने उसने, तो मैंने भी उसको चुट्टी काटी, वी हैव दैट एबिलिटी। तो कॉन्शियसनेस भी क्या हो गया? वन ऑफ द डिफाइनिंग, और ये वन ऑफ द नहीं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोगों ने जो ये पूरा पढ़ा, इससे हम लोगों का कंक्लूजन क्या है कि मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग फीचर, व्हाइल द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग लाइन टिक कर लेंगे, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें मैंने पीवाईक्यू मार्क इसलिए कराई क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे कि आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि बताओ विच वन ऑफ देम इज नॉट अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया या विच वन ऑफ देम इज अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया। तो अब वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये 2 पेज था, लेकिन 2 पेज में जो इंपॉर्टेंट समरी थी तुम्हारे पास यही थी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, इट इज इंटरैक्शन। देखो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग हिंदी में समझते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई क्विज कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, उसमें एक टीम है, बी टीम है, सी टीम है और हर टीम में 2-2 मेंबर है। ठीक है, अब ये 2 मेंबर
को एक साथ कोऑर्डिनेट करके ये काम करेंगे तभी ना ये जीत पाएंगे। मान लो ए टीम में जो फर्स्ट मेंबर है वो अपना आंसर दे रहा है, सेकंड मेंबर जो है वो अपना आंसर दे रहा है, दोनों जन एक दूसरे से डिस्कस करके नहीं दे रहे, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो हार जाएंगे। वैसे ही हमारे बॉडी में भी जितने सिस्टम है, चाहे मान लो कि हमारा हार्ट ही ले लो, हार्ट में जो कार्डियक सेल्स है, कार्डियक टिश्यू जो है, वो अगर एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे तो क्या कार्डियक सेल काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करके काम करता है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन भी जो है वो एरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो 9 पिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स but they arise as a result of interaction among the constituencies. It is because of the interaction. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelles, but they arise as a result of interaction among the molecular components arising from the organelles. ये हम लोग को याद रखना है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो टाइम के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, वो अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, दे आर द इंटरैक्टिव सिस्टम व्हिच आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। अब ये वाली जो राइट से मैंने टिक की, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बायोलॉजी से घबराना नहीं है, इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अब हम लोगों ने सबसे जो फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हुआ था कि लिविंग किसको बोलते हैं, वो तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने बता दिया लिविंग किसको बोलते हैं। अब हम लोग ये पता होना, अब हम लोग को ये भी पता है कि लिविंग दुनिया में तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट हर ही जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो ये जो नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which is present on the earth, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने प्रेजेंट है अर्थ में, तो टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन है। मतलब यहाँ पे आप लोग सोचो कि नंबर ऑफ स्पीसीज जो है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है, एक स्पीसीज तो मतलब, और एक स्पीसीज में मिलियंस और ट्रिलियंस में प्रेजेंट है। मतलब सोचो हम लोग कितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं। और ये जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में प्रेजेंट है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन याद रखना है, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज एक्जिस्टिंग ऑन अर्थ है ये हमें पता होना चाहिए। अब जब हमें ये पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ में प्रेजेंट है, तो हम लोग उसका नामकरण भी तो करेंगे, उसको नेमिंग भी तो देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब देखिए किसी को नाम देने के लिए पहले उसको पहचानना भी तो जरूरी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी तो पता होने चाहिए। तो जैसे मान लो कैट को कैट बोल रहे हैं, बिल्ली क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है। तो उसके लिए कैट का हम लोग को डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए और डॉग का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हो गया, तो कितने स्पीसीज प्रेजेंट थे, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट थे उसको क्या बोला, उसका नामकरण करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अब नामकरण कौन करेगा, किसी को तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जीनियस साइंटिस्ट है जिनका नाम था लीनियस, उन्होंने बोला मैं नामकरण करूंगा। अब लीनियस साहब तो जीनियस थे और उन्होंने बोला मैं नामकरण ऐसे करूंगा कि 2 पार्ट में होगा। जैसे हम लोग का भी नाम क्या होता है, नाम होता है, टाइटल होता है। उस टाइम वो जीनियस थे, उनको उस टाइम से पता था कि ऐसे ही करना होता है। एक उन्होंने जीनस, जी से जीनस निकाला और दूसरे पार्ट में उन्होंने स्पेसिफिक एपिथेट निकाल दिया। अब वो जीनियस थे तो वो कोई काम छोटा मोटा तो करते नहीं, उन्होंने एक 5 रूल्स दिए। ये जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर देने के उन्होंने 5 रूल्स दिए। रूल्स ऐसे थे कि पहला रूल था कि ये जो नाम होंगे वो लैटिन में होंगे। लैटिन में क्यों दिया उन्होंने, जीनियस थे, कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। तो बेटा जी उन्होंने लैटिन में नाम इसलिए दिया क्योंकि लैटिन ना एक डेड लैंग्वेज है। अब 100 साल बाद भी इसका मतलब देखोगे ना तो चेंज नहीं होगा। आज भी डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो है कभी कभी उसका मीनिंग चेंज होता रहता है, बट लैटिन ऐसा लैंग्वेज है जो 100 साल के बाद भी उसका जो मतलब है वो सेम रहेगा, इसलिए उन्होंने लैटिन में दिया। उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी आप जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट जब आप हाथ से लिखोगे तो उनको अंडरलाइन करना, ठीक है। और जब आप उसको प्रिंट करोगे तब आप उसको इटैलिक्स में लिखना, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का उसको हमेशा कैपिटल में लिखना, और जो फर्स्ट वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट का उसको स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात बोली, क्योंकि ये जीनियस थे, इन्हें पता था कि प्लांट्स और एनिमल्स ये दो तो अलग अलग चीज है ना, क्योंकि प्लांट और एनिमल का नामकरण एक साथ कर सकते नहीं। तो इन्होंने प्लांट के लिए एक अलग कोड दिया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए अलग दिया, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस पेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन है, ठीक है। और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में है। जब ये हमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पता चल गए तो फिर हम लोगों ने उसकी नेमिंग की नॉमेनक्लेचर से।
नॉमेनक्लेचर देने से पहले उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास कैरोलस लीनियस साहब है, उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर में रखा और एनिमल्स को इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में रखा। अब ये जो कैरोलस लीनियस थे ये बहुत जीनियस थे, इसलिए इन्होंने यूनिवर्सल रूल्स निकाले। रूल्स में जो सबसे पहला रूल था वो था कि सारे जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो लैटिन में होंगे और फर्स्ट वर्ड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, सेकंड वर्ड जो होगा वो एपिथेट को। और यहाँ पे अगर हैंड रिटन लिखेंगे वर्ड को तो अंडरलाइन करना होगा और अगर हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो इटैलिक्स में लिखना होगा। तो यहाँ इस पेज से हम लोगों को बहुत सारे ये वाला जो सिर्फ इतना सा पार्ट है कैरोलस लीनियस का जितना भी काम है, तो हमने क्या बोला कि कैरोलस लीनियस साहब जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो भी चीजें नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड थी सब पे बार बार रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे अपन चलते हैं। इनका जो लास्ट वाला जो रूल था उसमें उन्होंने बोला कि जो भी ऑथर जिस भी स्पीसीज को बनाएगा उसको उसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। कैसे? वो स्पीसीज नेम के आगे उस ऑथर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, वो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो जैसे उन्होंने मैग्निफेरा इंडिका निकाली तो उन्होंने अपना नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में एंड में लिख दिया। ठीक है, वैसे ही मान लो मैं कुछ बनाऊंगी तो KOM लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, ये मैग्निफेरा जीनस है तो M इसका कैपिटल हो गया, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है तो इसका I स्मॉल हो गया और ये प्रिंटेड फॉर्म में इसलिए इटैलिक में लिखा हुआ है, लेकिन लीनियस इटैलिक में नहीं लिखा। इसके पीछे कोई रीजन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि लीनियस लैटिन वर्ड नहीं है। किसी का भी नाम जो होता है वो तो बच्चों लैटिन से डिराइव नहीं होता। जैसे मेरा नाम कोमल है, मेरा नाम तो हिंदी वर्ड है, तो इसलिए हम लोग अपने नाम को या किसी भी ऑथर के नाम को कभी भी इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखते। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप्स से मैग्निफेरा इंडिका नेम या फिर जो भी स्पीसीज का नाम है वो लिख करके दे देगा और तुमसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो इसलिए ये हमें यहाँ पे बताना चाहिए और इसको यहाँ पे फिर हम लोग PYQ भी मार्क कर लेंगे। अब हम लोगों ने नामकरण किया लीनियस साहब, तो अब हम लोग को ये नामकरण तो कर लिया। अब सारे लिविंग और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पढ़े कैसे? सिर्फ नाम के बेसिस पे तो नहीं पढ़ सकते, उनको तो प्रॉपर्ली क्लासिफाई करने की जरूरत है और वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा? उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होगा। तो हर वो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो ग्रुपिंग इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज क्लासिफिकेशन, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, उसके अलावा अब हर कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सा बोलेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। अब टैक्सा कैसे? मान लो तुम डॉग के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में तो डॉग ही आ रहा है। तुम वीट प्लांट के बारे में सोच रहे हो तो वीट प्लांट ही नजर आ रहा है और तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो डॉग भी क्या हो गया? एक टैक्सा हो गया। वीट भी क्या हो गया? एक टैक्सा हो गया। तो हम लोग को ये कितने सारे ऐसे तो कितने सारे डिफरेंट टाइप के टैक्सा है, तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सा वाली जो प्रोसेस है उसको हम प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। अगर टैक्सोनॉमी को सिंपल वर्ड में समझा जाए तो हम लोग इसको एक न्यूबॉर्न चाइल्ड से समझ सकते हैं बच्चों। मान लो अब यहाँ पे अगेन तुम यूजी करोगे, यूजी क्रैक करोगे, फिर तुम पीजी करोगे, पीजी करने के बाद फिर ओबीजी वाले लोगे, उसके बाद फिर तुम लेबर रूम में आओगे। तो लेबर रूम में जब आओगे तो तुमको पता चलेगा कि न्यूबॉर्न चाइल्ड होने के बाद हम लोग उसका तुरंत से सेक्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सेक्स आइडेंटिफाई किया, कैरेक्टरिस्टिक देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो लड़का है या लड़की है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं कि कैरेक्टराइज करना, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासिफाई करना एंड फाइनली उसका नॉमेनक्लेचर देना। तो क्या हो गया तुम्हारा? टैक्सोनॉमी। तो ये तो पुराने टाइप की टैक्सोनॉमी थी जिसमें हम लोगों ने बाहर से देख के बता दिया कि वो लड़का है या वो लड़की है। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या बोलती है बच्चों? देखो यहाँ पे मार्क करेंगे हम लोग। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज हमें क्या बोलती है? वो सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर पे नहीं जाती, वो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे नहीं जाती। अब तुम बोलोगे क्यों? अगर वो कैरेक्टरिस्टिक उसका बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो मेल है तो वो मेल नहीं होगा। नहीं बच्चों, अब इसके लिए भी तुम्हें पहले यूजी जब तुम क्रैक करोगे तब तुम पढ़ोगे कि सिर्फ फीमेल और मेल सेक्स नहीं होता, हर्माफ्रोडाइट्स भी होता है, वो कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। जिसमें बाहर से अगर मेल हो तो अंदर से फीमेल हो सकता है, बाहर से अगर फीमेल हो तो अंदर से मेल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे नहीं गए हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे गए, अलॉन्ग विद हम लोग उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट पे गए
और उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में भी, कि फिर फर्दर जब हम लोगों ने इसका नामकरण कर दिया राहुल और सिमरन, तो ये राहुल और सिमरन का इस दुनिया में क्या रोल है इसके बारे में भी स्टडी करना इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। ठीक है, तो इस टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन हम लाइन कर लेंगे और यहाँ पे साइंटिफिक हर कैटेगरी को टैक्सा बोला गया, ये वाली लाइन को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या अभी तक कर लिया। हम लोगों ने सबसे पहले लिविंग के बारे में बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, लिविंग बताने के बाद हम लोगों ने बता दिया कि नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं दुनिया में। फिर हम लोगों ने उस नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिया। नाम देने के बाद हम लोगों ने अब उसको क्लासिफाई भी कर दिया। अब क्लासिफाई कर दिया, क्या हम लोग शांत हो जाए? नहीं। अब हम लोग को जब हम लोग जो नामकरण कर देते हैं उसको राहुल और सिमरन के तौर पे, तो हम लोग को अब इसका रिलेशनशिप, हम लोग को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सिचुएशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है, हम लोग को पता होना चाहिए। तो उस रिलेशनशिप को पता करने को हम लोग बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो क्या सिर्फ रिलेशनशिप को पता करना इस बायोसिस्टमैटिक? नहीं बच्चों, अब ये रिलेशनशिप में आज है, फिर 2 महीने बाद क्या ये फ्रेंडशिप में फ्रेंड जोन हो जाएंगे और फिर 3 महीने बाद क्या इनका ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनके साथ आगे भी क्या क्या होता रहेगा, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ से पता चल जाएगा बायोसिस्टमैटिक क्या होती है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया, बायोसिस्टमैटिक्स। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको 4-5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, उसमें अब आपको पूछा जाएगा कि आप को करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि बायोसिस्टमैटिक्स का कौन सा है। यूजुअली जिस भी पॉइंट में इवोल्यूशनरी लिखा रहेगा तो समझ जाना वही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब तुम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया, डॉग को डॉग बोल दिया, कैट को कैट बोल दिया, वीट को वीट बोल दिया। तो ये क्या ये क्लासिफिकेशन हो गया? नहीं। अब तुम सोचो, क्या डॉग जो है वो मैमल है? मैमल है? मैमल क्या है? एनिमल है। तो क्या ये क्लासिफिकेशन स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं हो गया? सीढ़ी नहीं बन रहा, और हर सीढ़ी में क्या होगा, एक कैटेगरी है, डॉग एक कैटेगरी है, मैमल एक कैटेगरी है, एनिमल एक कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? ये क्लासिफिकेशन का क्या हो गया? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं टैक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और क्या बोल सकते हैं? टैक्सॉन। यहाँ से समझ आया हम लोग सबको? क्या बोला हम लोगों ने कि जो क्लासिफिकेशन किया वो 1 स्टेप प्रोसेस नहीं था, इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जिसमें हर स्टेप में जो कैटेगरी है उसको हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, या फिर रैंक बोल रहे हैं, या फिर टैक्सॉन बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग ये जो हायरार्कियल अरेंजमेंट है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए ना हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाले हैं। मैं पहले उस एग्जाम्पल को आप लोग को समझाती हूँ, फिर आप लोग ये पूरा रीड करोगे तो उस एग्जाम्पल के बेसिस पे सब क्लियर हो जाएगा। मान लो तुम टाइगर ले लो, ठीक है, टाइगर का स्पीसीज नेम है टिग्रिस। अब टिग्रिस क्या है? तुम्हारा स्पीसीज है। अब जितने भी टाइगर होंगे वो टिग्रिस स्पीसीज में होंगे, और इनको जीनस दिया पैंथेरा। इनका जीनस क्या था? पैंथेरा। अब टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, सबका तो ऑलमोस्ट एक जैसे होते, सब जंगल में रहते हैं, कार्निवोर होते हैं, तो सबको फिर हम लोगों ने क्या कर दिया? पैंथेरा जीनस के अंदर रख दिया। पैंथेरा टिग्रिस नाम से, पैंथेरा लियो नाम से, ठीक है, पैंथेरा पार्डस नाम से रख दिया। अब फिर हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है ना बचपन में कि टाइगर की मौसी कौन होती है? कैट होती है। तो क्या टाइगर और कैट सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन टाइगर का जीनस क्या था? पैंथेरा। और इसका क्या था? फेलिस। लेकिन दोनों है तो सेम फैमिली के। अल्टीमेटली इनको कहाँ पे हम लोगों ने रख दिया? फेलिडे फैमिली में। अब जब हमने इसको फेलिडे फैमिली में रख लिया, अब इसके बाद क्या आया? हमने देखा कि कैट हो गया, चाहे डॉग ले लो, ये सब कार्निवोर है। तो क्या ये दोनों को भी सेम एक जगह पे रखना पड़ेगा? हाँ, तो फिर उनको एक सेम ऑर्डर में रख दिया। अब जब सेम ऑर्डर में रखा तो हम लोगों ने देखा कि कैट के शरीर में भी बाल है, डॉग के शरीर में भी बाल है, लेकिन गोरिल्ला के शरीर में भी बाल है, मक्की के शरीर में भी बाल है। तो फिर इनको हम लोगों ने एक क्लास में रख दिया, और वो क्लास का नाम दे दिया मैमेलिया। अब
इनको एक क्लास में रखने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो मैमल्स है इसमें कैट, डॉग, गोरिल्ला सबके पास ना एक नोटोकॉर्ड है, लेकिन सिर्फ इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, रेप्टाइल्स के पास भी नोटोकॉर्ड है, बर्ड्स के पास भी नोटोकॉर्ड है। फिर हम लोगों ने इनको क्या किया, एक ही फाइलम में रख दिया। अब इसके बाद हमने देखा रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब अल्टीमेटली है क्या, एनिमल्स है, तो फिर इनको सबको हम लोगों ने किंगडम में रख दिया। ठीक है, तो ये हायरार्किकल अरेंजमेंट था। पहले स्पीसीज आया, फिर तुम्हारा स्पीसीज के बाद जीनस आया, फिर फैमिली आई, फिर ऑर्डर आया, फिर क्लास आया, फिर फाइलम आया। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है फाइलम में हम लोग को, कि हम लोग एनिमल्स में तो फाइलम बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स में इसी चीज को हम लोग डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे फाइलम और डिवीजन। ठीक है, तो इसको अब मैंने इतना बता दिया, इतना बस तुम्हें याद रखना है, इसके नोट्स कुछ नहीं बनाने। नोट्स में तो बस तुमको ये वाला जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है वो याद रखना है। ठीक है, इसको इसका निमोनिक कैसे कि किंगडम, किंग, ये जो किंग है ये बहुत अच्छा है, इसके लिए प्रजा के लिए। ठीक है, प्रजा या फिर तुम दास बोल दो, डिवीजन भी है, प्रजा और दास को ये क्या करते हैं, क्लास में भेजता है और उनके फैमिली में जीनियस सन तैयार करवाता है। तो इससे तुमको पूरा जो अरेंजमेंट है वो याद हो गया। क्या, किंग बहुत अच्छा है, वो प्रजा और दास को क्लास भेजता है और फैमिली में जीनियस स्पीसीज या जीनियस सन तैयार करवाता है। अब यहाँ पे मैंने बीच में लिखा है ट्राइब। ये ट्राइब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों एक बार ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया था, तो फैमिली और जीनियस के बीच में हम लोग ट्राइब भी डाल सकते हैं। तो ट्राइब को तुम ये भी याद रख सकते हो, फैमिली में टैलेंटेड और जीनियस सन तैयार करवाया। इससे तुमको पूरा हायरार्किकल अरेंजमेंट जो है वो याद हो गया। अब इस पैराग्राफ में तुमको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये मैंने जो समझाया बस उसको याद रखो। और ये जो समझाया उसके बेसिस पे तुमको क्या पता चला कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, वो कम होती जाती है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इसमें भी बस हम लोगों को ये वाला जो हायरार्किकल अरेंजमेंट है ये याद रखना है। किंग ने प्रजा या फिर दास को क्लास भेजा और फैमिली में जीनियस स्पीसीज तैयार करवाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है ये वाला कैटेगरी जो ऑर्गेनिजम्स विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एग्जांपल दिया हुआ है। लेकिन बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका को हमने अपने पूरे लाइफ में इतनी वैल्यू नहीं दी मक्खी को अपने घर में, लेकिन बायोलॉजी में पहले चैप्टर में उसको सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है। और बायोलॉजी में इस वाले जो चार्ट है इससे जो क्वेश्चंस भी बनते हैं वो यूजुअली मस्का डोमेस्टिका पे ही आते हैं। उसका स्पीसीज क्या हो गया, डोमेस्टिका हो गया, जीनस मस्का हो गया, फैमिली उसी के नाम पे मस्किडी, डी डिप्टेरा है, तो ये इंसेक्ट, इंसेक्ट के पास क्या होते हैं, 3 पेयर्ड ऑफ अपेंडेजेस, तो आर्थ्रोपोड्स जो कि किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आएंगे। इसके बाद हम लोगों को मैन, मैंगो, वीट भी पता होना चाहिए। मैन क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो, फैमिली होमिनिडी हो गया और ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास मैमेलिया को बिलोंग कर रहा है और ये है कॉर्डेट्स। ठीक है, वैसे मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, तो जीनस ये हो गया, एनाकार्डेशियी फैमिली हो गई, ऑर्डर सैपेंडियम्स हो गया, ये डाइकॉट्स होते हैं और ये एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ये सारा चीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, मोनोकॉट्स क्या होता है, डाइकॉट्स क्या होता है, मैमेलिया क्या होता है, कॉर्डेट्स क्या होता है। तो ये यहाँ पे भी याद रख सकते हो, वहां पे भी जाके याद कर सकते हो। ये ट्रिटिकम एस्टिबम बुलाते हैं इसको, तो ट्रिटिकम हो गया, वीट टी करके ट्रिटिकम एस्टिबम ट्रिटिकम, वीट से क्या गेहूं से पोहे बनते हैं, तो पोएसी और टोइल्स हो गया, और ये मोनोकॉट्स और ये एंजियोस्पर्म भी हो गया। ठीक है, हो गया, थक गए। लेकिन मैंने बोला था कि लास्ट में सरप्राइज, और वो सरप्राइज अभी तक नहीं आया और हम लोग इतने में ही थक गए। तो क्या करूं मैं, वो सरप्राइज दूं कि नहीं? बेटा वो सरप्राइज जो है वो तुम लोग की थकान मिटाने के लिए ही है। एक्चुअली आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू ORS। ORS का मतलब है यहाँ पे बच्चों वो बोल के पीने वाला नहीं, ये ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी है जो एनर्जी बूस्टर बोल लो या एग्जाम बूस्टर बोल लो, ये हर चैप्टर के एंड में मिल दूंगी। जिसमें क्या होगा कि जो जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक कराए वो सारे लिस्ट में एक जगह लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से आए वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों इसमें मार्क है। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग इस ORS का घोल पीते हैं। इसमें स्टार्टिंग से फटाफट आगे विद करेंगे और जो हम या फिर हमेशा टिक करते जाएंगे। बायोलॉजी क्या होती है, हमने बताया द स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेस ऑन दिस अर्थ को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। अर्थ में ऐसा आपको हम लोगों ने डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बुलाया, उन्होंने ही डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीसीज की, उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से रिगार्ड किया गया। वो 100 साल तक जिए थे और वो वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में थे।
ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर आप लोग बताओगे कि जो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में आता है। मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर में आता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिनोनिमस होता है ग्रोथ के। इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे बच्चों, व्हाट इज लिविंग से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ले लो, जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज हमने बताया 1.7 to 1.8 मिलियन है, क्योंकि जो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ में उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। उनकी नेमिंग की तो नॉमेनक्लेचर दिया, नेमिंग करने के लिए उनको डिस्क्रिप्शन की जरूरत थी तो आइडेंटिफाई किया पहले, फिर उसकी नेमिंग करने के लिए सबके पापा आए जो कि कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। उन्होंने प्लांट्स, वो बहुत समझदार थे, जीनियस थे, तो उन्होंने प्लांट्स को अलग कोड दे दिया, एनिमल को अलग कोड दे दिया। यूनिवर्सल रूल्स निकाले कि बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में होनी चाहिए, फर्स्ट वर्ड जीनस होना चाहिए, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। जब उसको हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन करके लिखोगे, जब उसको प्रिंट करके लिखोगे तो इटैलिक फॉर्म में लिखोगे। उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और जो ऑथर का नाम है वो लास्ट में ऑथर को क्रेडिट जरूर देना है, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना है। तो उसका ये वाला एग्जांपल याद रखना है। अब बच्चों यहाँ से हर बार ये पैराग्राफ से एक ना एक पीवाईक्यू आता है अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब चाहे वो कैरोलस ये पूछ लेगा हो गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, या फिर कैरोलस लीनियस ने क्या दिया, कई बार आईसीजेडएन का शॉर्ट फॉर्म लिख के इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया, करेक्ट फुल फॉर्म सेलेक्ट कर लें। फिर यूनिवर्सल रूल्स चारों में लिखे होंगे, कोई एक गलत टाइप से लिख दिया होगा तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन या फिर आइडेंटिफाई द राइट वन, ऐसे करके करना है। और फिर एग्जाम्पल को डिफरेंट फॉर्म्स में लिख दिया होगा, कोई स्ट्रेट लिख दिया होगा, किसी को इटैलिक में लिखा होगा, किसी को अंडरलाइन कर दिया होगा, तो उसको करेक्ट फॉर्म में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। जब हम लोगों ने उसका नामकरण कर दिया, नामकरण करने के बाद इतने सारे ऑर्गेनिज्म से उनको पढ़े कैसे, तो उनको क्लासिफाई करेंगे उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अब जब हम लोगों ने उसको क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद हर जो कैटेगरी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया, उसको हम लोगों ने टैक्सा बोला। और जो डिफरेंट टैक्सा को, जिस डिफरेंट टैक्सा को हम लोग एक जगह लेकर के उसको हम लोगों ने टैक्सोनॉमी बोल दिया। टैक्सोनॉमी की बेसिस क्या थी, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड को याद रखना है, सेक्स का पहले कैरेक्टर देख, सेक्स पता करने के लिए पहले कैरेक्टर देखना है, उसका सेक्स आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफाई कर देना है बॉय और मेल में, और फिर उसका नामकरण देना है। लेकिन ये तो पहले के जमाने में था कि बाहर से देख करके बता देते थे। मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी में सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं देखते, हम लोग को अंदर भी देखना पड़ता है, क्योंकि अंदर भी चेंजेस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस, और हम लोगों को सिर्फ वो लड़का लड़की सिमरन राहुल से नहीं, हम लोग को उसका इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया में ये भी जाने, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी उस ऑर्गेनिज्म का हमारे पास होना चाहिए। अब जब हम लोगों को सिमरन राहुल के बारे में पता चला तो उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए, सिर्फ उस टाइम का रिलेशनशिप नहीं, 10 साल बाद भी वो लोग साथ है कि नहीं, सब पता होना चाहिए। तो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को साथ रखने को हम लोगों ने क्या बोला, बायोसिस्टमैटिक्स बोला। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब ये क्लासिफिकेशन किया तब ये पता चला कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं था, क्योंकि डॉग्स जो थे वो मैमल्स के अंदर आते थे, मैमल्स एनिमलिया, तो ये एक हायरार्की को बिलोंग कर रहा था। और हर हायरार्की में हर स्टेप में जो कैटेगरी आती है उसको हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, उसी को हम लोग रैंक बोलते हैं, उसी को हम लोग टेक्सॉन बोलते हैं। तो बच्चों ये सबसे, इससे भी पीवाईक्यूज आए कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा होता है। इतना दूर तक हुआ, फिर मैंने सारे हायरार्कियल अरेंजमेंट अच्छे से हम लोगों ने पैंथेरा टिग्रिस वाला जो एग्जाम्पल था उससे याद किया। तो सबसे पहले क्या था, किंग ने किसको, प्रजा को या दास को, तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन क्या किया, क्लास भेजा, तो क्लास और से ऑर्डर हो गया, और फैमिली में ट्राइब मतलब तुम्हारा टैलेंटेड, और जीनियस मतलब जीनियस, और स्पीसीज मतलब सन तैयार करवाया। ठीक है, इससे हर बार पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर वाला अरेंजमेंट, यही हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ये चार्ट है, ये चार्ट वैसे तो पूरा याद करना है, लेकिन बार बार क्वेश्चन मस्का डोमेस्टिका पे आया तो ये तो टिप ऑफ द टंग पे हम लोगों को होना चाहिए। तो जीनस क्या हो गया, मस्का, मस्कीडी, डिप्टेरा, और क्लास क्या हो गया, इंसेक्टा, फाइलम क्या हो गया, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब ये लास्ट में मैंने पढ़ लो यार, मतलब इतना पढ़ लिया, अब क्या पढ़े मैं, ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन 37 इयर्स का जो क्वेश्चन बैंक तुम सॉल्व करोगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए पढ़ लो यार। कुछ नहीं है इसमें, बस हम लोग को इतना याद रखना है कि तो बेसिकली इसको किस वे से तुम पढ़ोगे। तुमको ये ओआरएस का वो लास्ट घोल सोच के पी जाओगे, पीने का मन तो नहीं करता, लेकिन पिएंगे तो ताकत तो आ जाएगा ना। तो ये पढ़ लोगे तो क्या पता कई बार जब जो एक दो क्वेश्चन इधर उधर आते हैं जो रैंक डिसाइडिंग होते हैं वो इससे हो जाए। तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे स्टार्ट होगा, तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल का भी जो सबसे छोटा फॉर्म होगा उसी से स्टार्ट होगा। जेनरा, प्लांटेनम, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, इसका कोई निमोनिक नहीं है। न्यू सिस्टमैटिक्स को जूलियन हक्सले ने दिया था, ये प्योर रटने के लिए। और फिर स्पीसीज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे जो लोएस्ट होती है वो स्पीसीज ही होती है, तो रियल बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का वही है। अब ये वाला यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और ये वाला यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज नहीं हो जाना। जब सिंपल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जाएगा ना तो वहाँ पे टेक्सॉन जैसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, और जब रियल बेसिक यूनिट रहेगा तो स्पीसीज जैसे ऑप्शन रहेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद फाइलम वर्ड हेगल ने दिया था। थैंक यू।